सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों सखाओं को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। बुआ, आज ये जो लाल लाल टिकुली है ना ये बहुत सुंदर लग रही है, खूब सुंदर लग रही है ना। देखो भाई, ऐसा है कि अब तुमने याद दिला दिया कि एक बार जरूर इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि जो टिकुली की बात हो रही है वो कैसे उसका विकास हुआ और कैसे पहले अम्मा लोग जो हैं वो रोली लगाती थी या इंगूर लगाती थी। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। महत्व तो है, लेकिन इसका जो तरीका बहुत बहुत बदल गया। अब तो तरीके तरीके की बिंदी आ गई है ना, वो भी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। और अगर तुम कहो तो हम कुछ और विषय भी बता दें। हाँ बिल्कुल, आज जो बात करने वाले हैं वो तो जरूरी है, ये तो भविष्य की बातें हैं। तो आज हम बात करेंगे सखी विशेष में कलाकार कलाबाई के बारे में बात करेंगे। और जो बात हम मतलब विषय बताना जा रहे हैं उसका तो कार्यक्रम में शुरुआत हो गई है उसकी, यानी कि संवाद कौशल। जैसे कि अभी हमने कहा कि अगर कहो तो बता दे, तो ये एक तरीका है पूछने का और किसी बात को कहने का। तो ये है संवाद कौशल और कुछ इस बात का ख्याल रखेंगे। और ऐसा है कि अलग से तो हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम शुरू हो गया है इस विषय पर खास तौर से। बिल्कुल। तो आप ध्यान रखिए कि संवाद कौशल कहाँ कहाँ दिखाया जा रहा है। हाँ। और आपने जहाँ जहाँ संवाद कौशल कभी दिखाया हो, जो बिल्कुल याद रह गया हो या किसी ने दिखाया हो या किसी का आपको बहुत पसंद आया हो, तो उसके बारे में हमें जरूर बताएं। और विवाहित बच्चों के अभिभावक होने के नाते हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, किन बातों का ख्याल रखा जाए, जैसे कि बोलते समय किस बात का ख्याल रखा जाए, ऐसा ही विवाहित बच्चों के अभिभावक होने के नाते हम कितना कितना संभल कर चलें, इस बात पर भी बात करेंगे। जिम्मेदारियां भी और सावधानियां भी। जी हाँ, सावधानियां भी अभिभावकों के लिए भी जरूरी है सावधानियां। बिल्कुल। और फिर जब सब बातें हो जाती हैं तो फिर एक जो सबसे जरूरी बात होती है, तो अगर आप कहें तो हम गीत संगीत सुन लें। हाँ, गीत संगीत भी सुन लें। और वैसे ना रसोई भी गुलजार होती है। ओहो, क्या बात है। तो यानी कि जो कहा जाता है कि जो मतलब संबंधों की खूबसूरती है या किसी को रिझाना है, तो वो सब चीज जो है वो पेट के रास्ते शुरू होती है। तो यानी कि हम कुछ व्यंजन भी बताएंगे। बिल्कुल। अच्छा बुआ, सच में अगर किसी का नाम फूलों जैसा होता है तो उसको पुकारने में कितना मजा आता है। बहुत ही अच्छा लगता है और तुरंत वहीं से खुशबू बिखर जाती है उसका नाम लेते ही। लेकिन भाई हम तो यहाँ पर भी संवाद शैली देख रहे हैं, गर लगा दिया थोड़ा सा और कितनी खूबसूरती से कह दिया गर ये नाम होता। तो ऐसे ही हम किसी के नाम को सुनकर अगर आपको लगता है कि अगर इसका नाम इसकी जगह ये होता, तो हम सीधे जैसे कि या कुछ किसी की हम गलती देखते हैं या कुछ राय देना होता है तो हम अक्सर कह देते हैं ना, अरे तुम यहाँ पर ये पीले की जगह लाल लगाती तो अच्छा होता। लेकिन यहीं पर अगर हम ये प्यार से कह दें कि अगर आप लाल लगाती तो और अच्छा लगता, तो ये बात बन जाती है और अपनी किसी भी बात को हम बड़ी खूबसूरती से कह सकते हैं। मतलब जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी का नाम समझ में नहीं आता तो लोग कह देते हैं ये कैसा नाम है। हाँ ना, तो फिर बस यहीं पर तो थोड़ा सा संवाद कौशल इस्तेमाल हो जाए। और वैसे नाम में देखो ना, एक बार बता दें, उसके मम्मी पापा ने रखा है, उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करें तो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जैसी हैं वैसी ही रहे तो अच्छी रहती है, जैसे प्रकृति। हाँ, प्रकृति। लेकिन जैसे ये तो समझ में आ गया कि राजुल बिटिया को फूलों वाले नाम पसंद है, तो अब ख्याल रखना जाएगा। लेकिन हमारा देश जो है कि कलाओं के मामले में बहुत समृद्ध है। तो गोंड चित्रकला की आज हम बात करने जा रहे हैं, है ना, और कलाबाई की बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और उनकी कलाकृति की। बिल्कुल। और उन्हें अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए देश में ही नहीं विदेश में भी प्रशंसा मिल चुकी है। वैसे गोंड कला की अगर बुआ बात करें तो ये गोंड जनजाति की लोक कला का ही एक रूप है जिसमें प्रधान समुदायों की उन पारंपरिक गोंड कथाओं, गीतों एवं कहानियों का चित्रण किया जाता है जो गोंड देवी देवताओं को जगाने और खुश करने के लिए सदियों से गाई जाती रही हैं। उंगलियों से इन चित्रों की रूपरेखा बनाने के बाद उसके हर हिस्से को प्राकृतिक रंगों से भरा जाता है। इसमें दोहराव वाली लाइनें, यानी कि लाइनों को 2 बार किया जाए, हम जिसको कहते हैं आउटलाइन फिर लाइन, है ना, ताकि वो उभर कर आए। बहुत छोटे बिंदु, दाईं से बाईं ओर की रेखाएं, छोटे गोले
और जंजीर जैसी आकृतियां, क्रॉस या किसी दूसरे तरह के आकार होते हैं जिन्हें कि हजारों बार दोहराया जाता है। और उसी से सुंदर चित्र बन जाता है। वैसे हर गोंड परिवार इस चित्रकला से अपना घर सजाता है, यानी कि नई पीढ़ी का परिचय शुरू से ही इस लोक कला से हो जाता है। डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ गांव में जन्मी कलाबाई भी बचपन से ही गोंड चित्रकला को देखती और सीखती आ रही थी। हाँ भाई, क्योंकि घर में बनता ही है तो हर कोई अपने घर के बाहर चित्रकारी करता है, घर के अंदर भी करता है। चूंकि पारंपरिक रूप से ये चित्र दीवार पर बनाए जाते हैं तो वही उनकी आदत थी। इसलिए जब पहली बार भारत भवन में कलाबाई को चित्रकारी करने के लिए रंग और कागज दिए गए तो उन्होंने कागज पर पेंट करने से इनकार कर दिया और फिर उन्होंने जोर दिया कि वो इसके बजाय दीवार पर अपने चित्र बनाएंगी। और उन्होंने बनाया भी दीवार पर। हाँ, लेकिन बनवाने वालों को तो पहले डर लगा ना कि भाई ऐसी जगह है, बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, तो पहले एक बार कागज पर बनवा लिया जाए। हाँ। तो उन्होंने बाघ का चित्र दीवार पर बनाया और इतना सुंदर बना था कि सबने खूब प्रशंसा की। ये वो समय था जब वो यहाँ आ गई थी, मतलब मध्य प्रदेश के भारत कला भवन में आ गई थी और यहाँ पर उनकी शादी जो है वो आनंद सिंह श्याम से हो चुकी थी, जो कि वहीं पर ग्राफिक विभाग में काम करते थे। तो जैसे तुमने बताया ना कि दीवार पर बाघ का चित्र बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि भाई चित्रकारी में बाघ उन्हें विशेष रूप से प्रिय रहे, क्योंकि उनके साथ अमरकंटक में बीते उनके बचपन की यादें जुड़ी हुई थी। और जब बाघ उनके आसपास वाले जंगलों में घूमते रहते थे तो भाई उन्होंने वही देखा था। अपने बचपन में उन्होंने कई रूपों में बाघों को देखा था, जिन्हें कल्पना से अपने चित्रों में उतारना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। बचपन से जुड़ना तो सभी को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे कलाबाई की उंगलियों ने भाई ब्रश से भी दोस्ती कर ली। उंगलियां तो है ही है कला की प्रेमी। तो इस तरह वो प्रथम गोंड प्रधान महिला चित्रकार बन गई जिन्होंने कैनवस, ब्रश और एक्रिलिक रंग का इस्तेमाल करके गोंड चित्र बनाए। और उनके चित्रों में बाघ के विभिन्न रूप तो देखे ही, उसके संग संग लंबी सींगों वाले ऐसे खूबसूरत हिरण के चित्र भी उनकी रचनात्मकता का परिचय हैं, जिनके सींग फूलों से लदे पेड़ जैसे दिखते हैं, जिन पर चिड़ियों के झुंड बैठे होते हैं। इसके अलावा उनके बनाए वृक्षों और पक्षियों के भी चित्र बहुत सुंदर लगते हैं। उनकी कला यात्रा में बहुत सारे यादगार पल आ चुके हैं। एक वाकया है, जब छत्तीसगढ़ बनाया गया था तो कलाबाई और आनंद सिंह श्याम ने मध्य प्रदेश का नया नक्शा बनाया था और इस नक्शे का विमोचन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। और डॉक्टर कलाम ने उनसे उनकी संस्कृति और जीवन शैली के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे थे और उनकी एक पेंटिंग भी खरीदी थी। तो ये उनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी याद। तो बहुत मतलब बड़ी बात है कि इतनी उम्दा चित्रकारी थी तब उन्होंने खरीदी और हर आदमी उससे कहते हैं ना कि इतनी चित्ताकर्षक होती कि सभी को अच्छी लगती है। एक अन्य स्मरणीय घटना तब घटी जब स्कॉटलैंड के एक फिल्म एनिमेटर जेस्ली ने कलाबाई और अन्य कलाकारों से गोंड लोक कथा को चित्रांकित करने के लिए कहा। इन चित्रों के बाद में एनिमेटेड फिल्म्स में परिणत किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही और इस फिल्म को स्कॉटलैंड में टॉलेस्ट स्टोरी कंपटीशन में पुरस्कार भी मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कलाबाई ने आने वाली पीढ़ी को गोंड लोक कला की धरोहर सौंपी है। चित्रकारी के अलावा उनकी पाक कला भी बहुत कमाल की है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और बहुत उसकी भी प्रसिद्धि है और उनकी विनम्रता के तो सभी कायल हैं। बिल्कुल भाई, कुछ लोगों की उंगलियों में ही जादू होता है ना, तो बस ये उंगलियों का जादू है जो ब्रश में भी उतर के चला आता है और कलछी थामता है तो उसमें भी चला आता है। लेकिन एक बात तो है कि जब कलछी थामता है तो उसमें आता है तो लोगों को जो है कि खाने में मजा आता है, ज़बान के चटकारे आते हैं। किसी चीज से आंखों को सुकून मिलता है, यानी चित्रकारी अगर हम देखते हैं तो आंखों को बहुत राहत मिलती है। बिल्कुल। और तरह तरह के चित्र होते हैं, मतलब जैसे कि जो भारत है, भारतवर्ष हमारा देश, वहाँ पर लोक कलाओं की अगर बात करें तो अलग अलग हिस्सों में ऐसे घरों में बनाए जाने वाली बहुत सारी कलाएं हैं। बहुत सारी कलाएं हैं, घर के अंदर बनाई जाती हैं, घर के बाहर दीवारों पर बनाई जाती हैं। कहते हैं ना कि रची बसी है। अब रंगोली ले लें, या हम जैसे कि पहले गोबर से दीवारों को पोतते थे, उसके बाद सफेद रंग के ये चावल के आटों से बना देते थे, या कहीं गेरू से बनाते हैं। उत्सवों में भी तो बनती है बुआ, याद है दिवाली पर बनती थी वो हरियाली पोत कर, और उसमें छोटी छोटी सफेद रंग से चावल, पिसे हुए चावल की बिंदियां डाल के, तो वो दिवाली की इस तरह के से बनाते हैं। और ऐसे ही शुरू हो जाता है। बहुत सारी जगहों पर दीवार पे उस तरीके के कलाकार होते थे जो बिल्कुल ऐसे नारियल के जो खोपड़ी होती है खाली
जिसको कहते हैं खोल, उसमें ऐसे नील घोली और सीधा ब्रश से दीवार पर बना दिया। तो जैसे किसी के घर में जब शादी ब्याह होता था तो दरवाजे पर पता लगा घोड़ी बनी हुई है, उस पर दूल्हा बना हुआ है या डोली बनी हुई है, पूरी बारात बना देते हैं, यहाँ तक कि वो दरबान भी बनाते हैं और बहुत खूबसूरत उनका जो पूरा जो होता है चित्रण बहुत सुंदर होता है। लगता है कि किसी बहुत बड़े किसी विद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। तो ये जो मगन मन होता है मयूर की तरह नाचने वाला, ये एक खास समय होता है जीवन में आता है जब जब गोरी साजन के घर जाती है या साजन जो है वो गोरी के घर आता है तो भाई मन मयूर नाचता है। देखो साजन गोरी के घर कहाँ आता है, साजन कभी नहीं आया। हाँ, घर में दामाद आ सकता है बस। हाँ। और वो मेहमान की तरह आता है। लेकिन फिर भी सभी जगह जो है एक कहते हैं ना कि संबंधों की सीमाएं होती हैं और उनमें गरिमा होती है, उन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और उसी के हिसाब से व्यवहार करने पर ये जो संबंध है बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब अभिभावक होने के नाते, यानी कि अगर आप सास हैं लड़की के या मतलब बहू के या दामाद के, तो क्या जिम्मेदारी हो जाती है सास की या ससुर की या घर में अन्य लोगों की? बुआ एक बात की शिकायत है। अच्छा? कि मतलब लड़की की सास होने के नाते जो है वो बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। हाँ। लेकिन लड़के की सास होने के नाते भी कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ऐसा? कुछ मतलब तुम्हारा इशारा कुछ है, हम समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ बातें हैं। बता दो। वैसे देखिए हम अपने हमें मालूम था तुम चले जाओगे अपने श्रोताओं पे। देखो तो हमारे पास भी बहुत सारी बातें हैं। चलो बताओ तुम क्या कह रहे हो। हाँ, ये इन्होंने कहा है कि इनको लग रहा है कि आज के दो विषय हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। अच्छा। अच्छे और कुशल संवाद से रिश्ते अच्छे बनते हैं। विवाहित बच्चों के अभिभावक कुछ हद तक इन्हें सास ससुर कह सकते हैं। बोलने की कला है जिससे ये रिश्ते अच्छे मजबूत जुड़े होते हैं। अभिभावक ही हमारी जड़ें हैं। अगर ये जड़ें मजबूत होती हैं हम अपनी उड़ान ऊंची उड़ते हैं, जैसे डोर और पतंग। क्या बात है। विवाहित बच्चों के अभिभावक हमारे साथी लिखकर भेज रही हैं। विवाहित बच्चों के अभिभावक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बेटी हो या बहू उसके मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, विशेष रूप से तो बेटी के। अब देखो फिर इन्होंने कह दिया ना बेटी के। अगर बेटी ससुराल में है तो हम बार बार फोन करके उनके घरेलू मामलों में दखल ना दें, छोटी मोटी बातों में अपनी राय जाहिर ना करें। वही स्थिति बहू के लिए भी होती है, वरना रिश्ते टूटते देर नहीं लगती। जहां माता पिता का हस्तक्षेप ज्यादा होता है वहां रिश्तों में दरार जल्दी ही पड़ती है। बिल्कुल, ये बात तो है कि हस्तक्षेप से दो लोगों की के बीच जो एक बनने लगती है ना, सामंजस्य जो बनने लगता है। हाँ। उसमें फट से तुरंत ब्रेक आ जाता है। हाँ, यानी कि जैसे कि एक चीज पक रही है उसको पकने दीजिए, जैसे चावल है या पुलाव आपने चढ़ा दिया तो उसको पकने दे। बार बार चलाएंगे तो वो टूट जाएगा चावल, या वो खुशबू या उसकी जो है ना एरोमा निकल जाएगी। जैसे बुआ बताती थी भिंडी की सब्जी उससे बहुत ज्यादा चलाओगी तो हलवा बन जाएगा। अरे वो तो कितनी लिस्तिसी हो जाती है। सही बात है। तो ऐसी सब चीजों का अलग अलग तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। तो मतलब यहाँ पर अच्छा राजुल एक बात है कि ये बताओ कि मतलब अगर आप आपकी बहू है तो आप अलग तरीके से ध्यान रखें हैं। हाँ। और दामाद बेटी है, हाँ दामाद है तो अलग तरीके से ध्यान रखें। बिल्कुल। अगर बहू है तो बहू के बारे में तो भाई कहा जाता है ना कि बहू आपके घर आई है तो आप उसके साथ सामंजस्य बिठाएं। लो कहाँ सामंजस्य बिठाएं, यही तो हम कह रहे हैं कि फिर तो हमें लगता है हमारे घर आई तो हमारे घर के तौर तरीके सीखे। बस यहीं पर तो बात आ जाती है जहाँ पर समझदारी दिखानी है, यहाँ दिखानी है। भाई तौर तरीके तो धीरे धीरे देखते देखते समझ में आने ही लगते हैं। और जो जरूरी होता है उनको सीख भी लेती हैं बेटियां। लेकिन एक बात ये है कि बेटियों का ही पक्ष लोगी, ठीक है लो। नहीं, मैं बेटों का भी पक्ष लेने वाली हूँ। नहीं, सास का लेने की बात कर रही है। देखो तो फिर पलट गई तुम। मैं यही बात हो रही है कि जब देखिए लड़कियां सीख लेती हैं। अब उसके बाद लड़कियां उसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी करती हैं। अच्छा। तो भाई थोड़ा सा चलने दीजिए ना, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे घर की परंपरा फिर कैसे पूरी होगी बताओ ये जरा। नहीं, परंपराएं तो बिल्कुल निभाई जाए, लेकिन अगर उनमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए तो भाई बदलाव कर लेने दीजिए थोड़ा। सही बात है। और देखना चाहिए कि वो जो परंपरा है जिसमें थोड़ा सा बदलाव की ये गुंजाइश चाह रही हैं राजुल बिटिया, तो उसको बदलने में या उसको नया स्वरूप देने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या कोई ऐसा तो कुछ छूटा तो नहीं जा रहा है। हाँ। यहाँ पर हमें कहीं बीच का रास्ता अपनाना होगा और ये देखना होगा कि क्या टूट रहा है और क्या उसमें बन रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो बहुत सारी परंपराओं की हम जो लकीर पीटते रहते हैं, सही मायने में वो लकीर ही पीटते हैं, और फिर उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका
कुछ और टूट रहा है, उस बच्ची का, उस बहू का कहीं दिल तो नहीं टूट रहा है, बिल्कुल, या उसका अपना कुछ करने का मन है, तो आप दोनों लोग कर लीजिए अपने मन का, परंपरा का निर्वहन भी कर लीजिए, और उसके संग उसका जो मन है या जो उसने बचपन से किया है कि भाई इस त्योहार पर तो हम ये बनाएंगे, या हम थोड़ा सा मन है हमारा कि हम रंगोली बना लें, तो हम कहेंगे नहीं नहीं इस समय तो रंगोली नहीं बनती भाई, ना ना, सवाल कल बनेगी, शाम को कल बनेगी, या रक्षाबंधन पर तो कभी बनी नहीं हमारे यहाँ, भाई ये कौन सी नया तुम निकाल रही हो, तो उसको भी बना लेने दीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा लगता है ना। बिल्कुल। और इसी तरह से जब दामाद हो, उसकी अगर सास है या ससुर है, तो कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि भाई बेटी हमारी बहुत कर रही है, बहुत ज्यादा पिस रही है, और कई दफा ऐसा भी होता है कि सीधे सीधे लगता है कि बात कर ही ली जाए जी, या बात नहीं भी की जाती तो थोड़ा तेवर बदल जाते हैं जी। तो बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि बेटी की अगर घर को संवारना है तो उस समय तेवर बिगाड़ने के बजाय अगर आप समझे बात करें, और वही बीच का रास्ता, जैसे आपने कहा ना बुआ कि बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, देखें बात करके कि शायद हो सकता है कहीं समझने और समझाने की गुंजाइश हो। गुंजाइश में ऐसा देख सकते हैं आप कि जैसे दामाद से अगर आपको बात करना है या बहू से भी करना है, आप ऐसा ना सोचे कि हम कहेंगे कि दामाद से बड़ा संभल के बात करिए, बहू से ना करें, या अपनी बेटी से ना करें, बेटी तो बेटी है, ऐसा नहीं है। दामाद से करना हो तो बहुत संवेदनशील ये रिश्ते होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, तो उनको बैठाकर चार उनकी अच्छी जो पहले बात है, जो सच में ईमानदारी की बात है, अनावश्यक नहीं, जो उनकी अच्छाई है पहले उसको बताइए कि देखो तुम ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, लेकिन थोड़ा सा ये कर दोगे तो शायद तुम्हारी जो धर्मपत्नी है वो भी खुश रहेगी, और तुम्हें भी कहीं ना कहीं बहुत दूरगामी परिणाम में देखोगे तो तुम्हें भी खुशी ही मिलेगी बेटा। तो ये ऐसे कहा जा सकता है उसको, और अपने अनुभवों का थोड़ा सा बता के कि हमारे इतने अनुभव हैं, ये तो यही कहते हैं कि इसका जो है दूरगामी परिणाम अच्छा होगा, तो देख लो। अगर कहीं आपको ये लगता है कि आपकी बेटी में कुछ बदलाव की जरूरत है तो उतने ही अधिकार से, उतने ही प्यार से अपनी बेटी से भी कहिए, है ना। लेकिन तब कहिए जब दामाद सामने ना हो जी, क्योंकि उस समय दामाद के सामने ये कहने से कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आप उन दोनों की गृहस्थी में दखल अंदाजी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखिए अब सब कोई उतना ही समझदार हो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि दामाद उसको गलत तरीके से ले और कहीं गलत तरीके से आपकी बेटी को आपकी ही बातों को कोट करते हुए कहीं सुना देंगे, तो आपकी बेटी बहुत दुखी होगी कि ये लो इन्होंने तो कह दिया, वो जैसे कह सकते ना, लो तुम्हारी अम्मा भी तो यही समझा रही थी, और तुम्हारे में ये कमी है ही है, फिर वो दुगनी बुरी लगती है ये बातें। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि बेटी को भी लगता है कि अकेले कह देते ये बात, हमारे पति के सामने कहने की क्या जरूरत है ना। तो ये बातें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। तो भाई हम बात कर रहे थे ये कि थोड़ा समझा बुझा के अगर काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा, सही बात। और देखिए इसमें एक संवाद कौशल की भी एक उन्होंने हमारे एक श्रोता ने दे दिया उदाहरण, बहुत बढ़िया ना। लिखा है कि विवाहित बच्चों के अभिभावक की कुछ सीमाएं और जिम्मेदारियां होती हैं, हर बात में आपकी दखलंदाजी किसी परिवार का माहौल खराब करेगी। यहाँ भी संवाद कौशल काम आएगा। हमने अपनी बेटी को बेचा नहीं है, उन्होंने जवाब दिया, हमने भी खरीदा नहीं है। गाजे बाजे के साथ आपकी बेटी को गुड़ियों की तरह से सजा के बहू बना कर लाए हैं। क्या क्या, फिर से बताओ जरा सा। हमने भी आपकी बेटी को खरीदा नहीं है, गाजे बाजे के साथ आपकी बेटी को गुड़ियों की तरह से सजा के बहू बना कर लाए हैं। क्या बात है। लेकिन बात तो वहां से शुरू होती है ना, जब बहू घर में आ जाती है। वो जो क्या कहते हैं ना, वो चावल वाला कलश ऐसे पैर से ऐसे करती हैं, कहीं कहीं क्या होता है कि वो ऐसे साड़ी बिछा देते हैं जमीन पर और पूड़ियां बेल के कच्ची रख देते हैं, ठीक है, आटा, कच्चा आटा, और उसके बाद बहू से कहते हैं कि आती है तो उसका स्वागत करते हैं, कहते हैं इस पे पैर रख रख के आगे बढ़ती चलो, और फिर जो लड़का होता है वो उठाता जाता है। अच्छा, तो सारा गुण वहीं देख लेते हैं कि मतलब ऐसा तो नहीं कि केवल ऐसे छुआ दे रही है या दबा के पैर रख दिया तो वहां चिपक जाएगी कच्ची वो जो आटा है। तो बस वहीं देख लेते हैं कि कितनी समझदारी से चल रही है। बहुत सारी चीजें हमारे परीक्षाएं हर पल होती है, टेस्ट तो होते रहते हैं, होता रहता है। तो भाई ये जो परीक्षाएं, अगर इसमें फेल हो जाए तो, अब फेल हो जाए तो फिर ताने नहीं देना चाहिए, है ना। हाँ, इसी से थोड़ी जिंदगी चलनी है, रोज ऐसे ही तो थोड़ी चलना है, तो थोड़ा सा ख्याल रखें। अरे बहुत सारे लोग तो ऐसे भी रहे हैं जिनको पानी भी नहीं उबालना आता था और आज वो बहुत अच्छे रसोइया बन चुके हैं, मतलब उनका बनाए खाना खाओ तो उंगलियां खा जाओ साथ में। क्या बात है। तो भाई हमारे साथियों ने भी ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि विवाह के बाद हमें उसे नए जीवन में एडजस्ट होने देना चाहिए। हर घर का अलग
तौर तरीका होता है, उनमें हस्तक्षेप ठीक नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी बेटी को कोई मानसिक या शारीरिक रूप से तंग करे तब भी आप चुप रहें। ज़रूरत के समय बच्चों की मदद करना हर माँ बाप का फ़र्ज़ है, बस इसे आदत न बनने दें। ऐसे ही बेटे की शादी के बाद बेटे की जिम्मेदारी बहू को उठाने दें। बेटे की जिम्मेदारी बहू को उठाने दें, क्या बात है। कई बार बहुओं को शिकायत होती है, इनका काम हमें करने ही नहीं देते। घर गृहस्थी के कामों में यथासंभव मदद करें, खाने पीने आने जाने में रोक टोक न करें ताकि आगे चलकर रिश्ते खराब न हों। दुख में हमेशा उसके साथ रहें, उसकी गलतियां उसी को बताएं, किसी और को नहीं। कभी भी उसके माता पिता भाई बहन को अपशब्द न कहें, क्योंकि जो भी जैसा भी हो हम सब इंसान हैं, कुछ न कुछ कमी तो सब में होती है। ये सही बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण है कि परिवार के लोग और खास तौर से कभी कभी हम किसी शहर के बारे में ऐसे ही कह देते हैं कि इस शहर के हो ना इसलिए ऐसा है, तो वो भी बड़ा खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। ऐसे ही एक ये संदेश इन्होंने दिया है कि बेटी हो या बहू, उनके मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। विशेष रूप से तो बेटी के, अगर बेटी ससुराल में है तो हम बार बार फोन करके उनके घरेलू मामलों में दखल ना दें। छोटी छोटी बातों में राय जाहिर ना करें। ये बात इन्होंने कही तो है। बिल्कुल बात सही है, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और इसी तरह से हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा बुआ, जो आप कह रही थी ना कि मतलब बेटे की, मतलब बहू को अक्सर शिकायत होती है कि उसे बेटे का काम करने ही नहीं दिया जाता। हाँ, हमने कह रहे थे, हमारे साथी ने लिखकर भेजा था। हाँ, वही, तुम गलत फहमी का शिकार ना होना। बिल्कुल बिल्कुल। बुआ तो हमारी ऐसे कह ही नहीं सकती है। तो ये देखा गया है कि जैसे मान लीजिए बहू आई नई और उसको कुछ बनाने का शौक है, उसने बनाया, और भाई हमारे लल्ला तो टमाटर खाते नहीं और टमाटर डाल के उसने बना दिया, तो अब सास का तो कलेजा जल गया कि भाई ओहो, टमाटर तो कभी हमारे लल्ला ने खाया नहीं, इन्होंने आके खिलाया तो टमाटर भी खा लिया, आज से तुम ना बनाना, नहीं तो टमाटर तो खाते नहीं है। हाँ, अच्छा, कभी कभी क्या होता है, इसका उल्टा भी होता है, इतना मुंह ना बनाओ। कभी कभी लल्ला को पसंद भी आ जाता है, क्योंकि श्रीमती जी ने बनाया, तो पसंद आता है। नहीं तो फिर हमारी माता जी को बहुत तकलीफ हो जाती है कि लो भैया, मतलब 30 साल के हो गए, आज तक इन्होंने टमाटर ना छुआ, आज बीवी आई तो बन गए गुलाम आते ही, और बस यहीं से शुरू हो जाता है। बस शुरू हो जाता है। ऐसे ही अक्सर क्या होता है कि पत्नी पूछती है नई नवेली बहू की पति से कि आप कॉफी पियेंगे, तो माँ बहनें तुरंत अरे नहीं, ये कभी कॉफी नहीं पीता है, लेकिन आज उसका मन है। देखें कि हो सकता है हमारी जो धर्मपत्नी आई हैं या जीवन संगिनी आई हैं, हो सकता है कॉफी अच्छी बनाए, तो फिर सब लोग ऐसे देखते हैं कि लड़का शर्म के मारे नहीं पीता है कॉफी। हाँ। या कभी कभी बेटा बहू या बेटी दामाद बाहर रहने लगे बहुत दिनों से, और अचानक जब घर आए तब उन्होंने देखा, अच्छा ये तो कभी चाय कभी नहीं पीते थे जिंदगी में, आज चाय पीने लगी शादी के बाद, इतना बड़ा बदलाव। अरे भाई, तो शादी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा यज्ञ है, उसके बाद बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो सबके लिए तैयार रहना चाहिए। और अच्छी बात है कि आपका बेटा या बेटी उस यज्ञ में अपनी पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। और एक बात और होती है बुआ, जब जैसे शादी के बाद कहीं और रह रहे हैं बच्चे, हाँ, और माता पिता गए मिलने के लिए, चाहे वो लड़के के माता पिता हों या बेटी के माता पिता, फिर वही खोजी नजर देखती है। तो बस जैसे बेटी के माता पिता गए तो गृहस्थी में ये अगर आपको लग रहा है कुछ कमी है, तो उसको सीधी उसके बारे में बात ना करें, क्योंकि हो सकता है कि इससे चोट पहुंचे। और हो सकता है उन्होंने, जैसे कि मतलब छोटी सी चीज है, मान लीजिए उन्होंने अभी वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी है, तो आप कहेंगे अरे तुम इतने दिन से बिना वॉशिंग मशीन के कैसे रह रही हो। हाँ। हो सकता है उन्होंने कुछ और निश्चित किया हो सकता है उन्होंने घर बुक कर लिया हो या कहीं और पैसे लगा रहे हो, और उन्होंने अपना इस तरह से योजना बनाई है कि भाई हम इस महीने में अब खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, हम सेविका रखेंगे, उससे काम करवाएंगे। हाँ। तो ये उनका निर्णय है। आप भले ही पूछ लें कि क्या सोचा है तुम लोगों ने, मतलब इसके लिए कुछ और सोचा है क्या। हाँ, बेटी से पूछ ले, अगर बेटी के माता पिता हैं या बेटे के माता पिता हैं तो बेटे से धीरे से पूछ ले। दूसरी पार्टी को मत कटघरे में खड़ा करें कि उसको नहीं, मतलब बेटी से भी प्यार से ही पूछे और एक जिज्ञासु की तरह पूछे, और बल्कि पहले हो सकता है खुश भी हो कि अच्छा तुमने वॉशिंग मशीन के बगैर भी रहा जा सकता है, यह देखकर अच्छा लग रहा है। तब वो हो सकता है वो खुद ही बताएं कि अच्छा इसलिए हमने सोचा है, और हाँ वाकई पापा मम्मी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें फैलाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वॉशिंग मशीन जब धोती है तो हमें फैलाना पड़ता है, और सेविका आती है तो वो सारे काम कर देती है। तो ये देखें, हो सकता है कुछ नया हमें सीखने को मिले। बिल्कुल। तो और कुछ इस तरीके की बातें करें, है ना। और अगर मन नहीं लग रहा है जी, जैसे अच्छा, आप ये तो बड़ी समस्या, बेटे के घर गई और मन नहीं लग रहा है, हाँ। तो भाई इसकी जो आपका मन है उस मन को मनाएं। अच्छा। इसका ठीकरा बहू के सर पे क्यों फोड़ें कि मतलब मन नहीं लग रहा है, तो मन नहीं लग रहा है, और बहू इस बारे में बहुत ज्यादा अपने आप को अपराध
बोझ से ग्रस्त हो जाती है कि भाई इनका मन नहीं लग रहा है, सासू माँ का क्या किया जाए, कहाँ ले जाए। ऐसा नहीं है कि कभी कभी बहू चाहे कि नहीं मन नहीं लगे, ऐसा भी तो अब भाई बहू ऐसा चाहे तो दूसरी बात है। तो देखिए भाई देखो भाई उसका भी उपाय है, आप देखें कि कैसे आपका मन लगेगा। अगर रहना बाध्यता है आपकी तो आप कोई रास्ता निकालें। अगर आपको लगता है जैसे कि अच्छा थोड़ा सा ये बदलाव इसमें हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा, तो ये बात स्पष्ट कह दीजिए कि देखो बेटा, जैसे बिस्तर है मान लीजिए, हमें ये गद्दा नहीं जम रहा है, तो बेटा ऐसे कर दो तो हमें थोड़ा ठीक लगेगा। सोना तो हमें है ही, तो हम थोड़ा ठीक से सोएंगे तो दूसरे दिन चिड़चिड़ाएंगे भी नहीं। बिल्कुल, है ना? हाँ। और अगर कुछ खाने वाने का मन हो तो वो कभी कभी रसोई में जाकर बिना ये जताए कि उस बहू को कुछ बनाना नहीं आता, आप खुद बना के दिखाएं और कहें कि देखो आप ये ऐसे हमने सोचा, लाओ आज तुमको ये बना के खिलाएं। तो ये जो छोटे होते हैं कई बार बहुएं होती हैं, उनको ये सुनकर ही बड़ा अच्छा लगता है कि सासू माँ ने आज ये पूछा कि आज लाओ तुमको हम बना के खिलाएं। क्या बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और अच्छा लगता है। दूसरा एक बात और कि अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी दूसरे की पसंद अलग अलग है, क्योंकि बहुत अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, अंतर प्रांतीय विवाह हो रहे हैं, तो अगर उस प्रांत का आपको भोज्य जो है खाद्य सामग्री नहीं बहुत अच्छी लग रही है तो आप अपना बना लें। कह दे बेटा बहुत दिनों से हमारा ये खाने का मन है, देखो तुम भी चखो, तो अच्छा लगेगा। या कभी बहू आपके घर आती है तो एक ये बहुत बड़ा हमारे बड़े दर्द है क्या कि मतलब कभी तो उससे पूछ लें कि तुम क्या खाना चाहती हो। सही बात। हम सारी चीजें यही कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा बनता है, नहीं हमारे यहाँ ये बनता है, और हमारे बबुआ को तो बचपन से यही बहुत पसंद था। कभी पूछ लें बिटिया रानी से भी, गुड़िया लाए तो थे गुड़िया बना के, अभी जैसे हमारे साथी ने लिखा ना लेकिन यही तो हमने कहा ना, घर में कदम रखने के बाद क्या, तो उससे कभी पूछा आपने कि तुम्हें क्या मन है आज खाने का, तुम कहो हम बनाते हैं तुम्हारे लिए। या आजकल तो बहुत सारे सहयोगी लगे रहते हैं, या बहू खुद बनाती है तो आप उससे भी कह सकते हैं कि बेटा तुम अपनी पसंद का भी बना लो कुछ। और खास तौर से ये विवाह के 1 महीने 2 महीने के अंदर जरूर करें, क्योंकि वो तुरंत इतना बड़ा परिवर्तन होता है जिंदगी में लड़कियों के, तो वो जरूर करें, है ना? बिल्कुल कि तुम कुछ अपने पसंद का बना लो, या बताओ तो हम बनवा दें, या कहो तो हम बना दें। तो भाई कितना अच्छा मौसम रहेगा ना, मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, घर का बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। लहराते गाते बात करते समय सब जगह पर एक जबान ही है बुआ जो साथ देती है। जी हाँ, साथ देती है, कभी कभी धोखा भी दे जाती है। हाँ, जरा सा धोखा दिया, जरा सा फिसली की गई। तो हमारे साथी ने लिखा है कौशल के बारे में, शब्द के घाव तलवार से भी तीक्ष्ण होता है। तलवार का घाव तो समय पर रिकवर हो जाता है, पर शब्दों का घाव काल जैव ग्रीन रहता है। और इन्होंने लिखा है संवाद कौशल में अमिताभ बच्चन एक अच्छा लैंडमार्क स्थापित किए हुए हैं। उनको कोई भी प्रोग्राम में बोलते हुए देखते हैं तो लगता है जैसे हमसे ही बात कर रहे हैं, सबसे आंख मिलाकर बोलते हैं और शब्दों का चयन भी उत्तम होता है। तो बिल्कुल आपने बात बिल्कुल सही कही है, ये तो है। और ऐसे सिर्फ वो तो बहुत बड़े मतलब सदी के महाअभिनेता हैं, हाँ, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आसपास नजर घुमाएं तो देखते हैं कि उनकी बातें जो है ऐसी होती हैं कि बस मन में घर घर जाती हैं। कुछ लोग होते हैं कि बहुत समझा के बात करते हैं लेकिन उनकी बात बिल्कुल असर नहीं करती। हाँ, लेकिन हमारे साथी लोग इस बात को कबूल भी करते हैं। जैसे इन्होंने कहा, मैं कबूल करता हूँ संवाद कौशल मुझ में बिल्कुल नहीं है, खासकर पब्लिक मंच पर बोलने पर दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, मतलब घबराहट होती है। हाँ, थोड़ा बहुत लिख सकता हूँ लेकिन उसे पढ़कर अच्छी तरह नहीं बोल भी नहीं सकता। तो खैर कोई बात नहीं, अगर आपको मंच प्रस्तुति नहीं करनी है तो इसमें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, सामान्य बातचीत में जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि बोलने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा हमें अच्छा रखना चाहिए। जैसे हमारे एक साथी ने कहा ना कि बोलते तो सब हैं परंतु कैसे बोलना चाहिए यहाँ सबकी कुशलता नहीं होती। जी हाँ, तो लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि कुशलता ना हो, क्योंकि भाई गुण तो है संवाद कौशल, और उसका मतलब सीधा साधा होता है बात कहने की कला, बात करने की कला। अब बातें बनाना वो बिल्कुल अलग बात है, बात को घुमा देना वो भी अलग बात है। लेकिन बिना बनाए बिना घुमाए अपनी बात को कुछ इस तरह से करना कि लोगों को मतलब उनके ऊपर असर पड़े, तो ये होता है संवाद कौशल होता है। और इसमें पहला है कि हमारे खुद जो हम बोलने जा रहे हैं, हमारे विचार कितने स्पष्ट हैं, या क्या पहले हम इस बात की तैयारी कर चुके हैं कि हमें क्या बोलना है और इसमें क्या क्या बिंदु होंगे। ऐसा तो नहीं कि हम उसको बहुत फैला रहे हैं या विषय से कहीं भटक जा रहे हैं। ये बहुत होता है बुआ, विषय से भटक जाते हैं लोग, फिर घुमाते रहते हैं जलेबी की तरह। और सामने वाला ऐसे भगवा ऐसा देखता रहता है कि क्या बोल रहा है।
ये तो होता है। और जितना सुलझा हुआ होगा ना विचार, उतना ही मतलब बोलने में भी स्पष्टता आती जाएगी। आपके दिमाग में जब बिल्कुल एक खाका खिंचा होगा तो आप बिल्कुल इधर उधर नहीं भटकेंगे और कोई ऐसी बात नहीं आने पाएगी जो कि खराब लगे। लेकिन उसके साथ साथ फिर शब्दों का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। वैसे हमारे साथी ने लिखा, हमारी बोली अर्थात बातचीत करने का तरीका हमारे व्यक्तित्व और जीवन शैली को अच्छा या बुरा स्वरूप देता है। स्मार्ट तरीके से बोलना एक कला है जो बिगड़े हुए काम को भी सुलझा देती है। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। तो यानी कि मन में पहले तौल लीजिए तब बोलिए, तो भाई शब्दों का चयन जो है वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। फिर और इसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई आप शब्दकोश से शब्द रटें जी, बस सही समय पे सही शब्द का इस्तेमाल करना आना चाहिए। सरल शब्दों में भी सरस बातें हो सकती हैं। सरल शब्दों में ही ज्यादा सरस बात होती है। इसके लिए शब्दों का चयन तो महत्वपूर्ण है, लेकिन भाई शब्दकोश थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए, तभी आपको उसके बहुत सारे अन्य शब्द भी मिल पाएंगे, नहीं तो आप अटक जाएंगे। ये तो बिल्कुल बात है। तो बुआ ये चीज तो पढ़ने से आएगी जितना ज्यादा आप यही तो हम कहने वाले ही थे, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई इसके लिए पढ़ें या किसी को सुने तो गुने अच्छी तरीके से कि इन्होंने क्या क्या बोला था। अच्छा, बोलने से पहले सुनना जरूरी तो उसको सुने और फिर बात आती है कि हमारा टोन कैसा हो, है ना। बिल्कुल। टोन, जैसे कई बार बहुत लोग तीखे या व्यंग्यात्मक ढंग से बोलते हैं या ऐसी उनकी बात है, जैसे अरे टोन का तो इतना असर पड़ता है कि पूछो मत। हाँ। जैसे आपने सीधे सीधे कहा कि तुमने भरपेट खाना खा लिया है, एक ये होता है कि तुम्हारा पेट भरा ना, मतलब ठीक से भर गया ना, एक आश्वस्त आप हो रहे हैं, कहते हैं पेट भर गया, भरपेट खा लिए, जैसे लगा तो वो कहेंगे हाँ हम भी पूरा पेट साफ करके गए थे इसीलिए तो खाए भरपेट। वैसे ही जवाब मिल जाता है। ऐसे ही कहते हैं अरे आप आ गए, और एक होता है आ गए आप, आइए बैठिए। ऐसा लगता कि मतलब सर पे आ गए, लगता है सर पे आ गए सर पे। और ऐसा ही बुआ तब भी होता है जब हम कई बार जहाँ पर हमें सम्मान सूचक रूप में इनका बोलना है, इनका वस्तुतः तब हम बोलते हैं जब हम किसी बहुवचन के बारे में बोलते हैं तो इनके, इन लोगों का, इसका, या इनका, उसका। लेकिन तब भी हम कई बार इनका के बजाय इसका बोल जाते हैं। ये बात तो है। और वो बड़ों के लिए होता है या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सम्मानित है, जिसे सम्मान देना जरूरी है। बिल्कुल। ऐसे में ये बातचीत खल जाती है। तो इसके लिए राजुल बिटिया ऐसा है ना कि बार बार, जैसे कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बोलने के पहले बार बार सोचें, और खास तौर से इनका इसका जब हम बोलते हैं तो कहीं अगर लिख रहे हैं तभी उन सब चीज़ों का प्रयोग करें। अगर लिख रहे हैं तो जाहिर है कि फिर आपके पास संभावना है, आपके पास समय है, आप अच्छे से उसको बार बार पढ़ लीजिए कि ये ठीक लग रहा है कि नहीं हो तो आप अपने मुंह से बोल कर उसको देख लें और ये सोचे कि सामने वाला आपके बारे में ऐसा बोल रहा है, तब आप देखें कि आपको वो चोट कर रहा है या खुशी दे रहा है। बिल्कुल। तो वैसा ही बोलिए, ये तो बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा। ऐसे ही होता है कि अक्सर हम किसी चीज के लिए आग्रह कर रहे हैं कि आदेश, ये सिर्फ वाक्य के विन्यास से पता चल जाता है। जैसे हम लिखते हैं कि इस चीज को यहाँ रख दो और इस चीज को यहाँ रख दीजिए, बहुत फर्क पड़ता है ना। बिल्कुल। रख दीजिए, रख दो में तो है ही, और ऐसे ही इस काम को कर दें और इस काम को कर दिया जाए तो बहुत फर्क हो जाता है। बिल्कुल। एक आदेशात्मक हो जाता है और दूसरा लगता है कि आग्रह किया, आग्रह कर रहे हैं। जैसे लगता है कि अब हम कभी प्रार्थना पत्र ही लिखते हैं तो जैसे स्वीकृति दें और एक स्वीकृति दी जाए, कृपया स्वीकृति दी जाए, तो इसमें फर्क हो जाता है। बिल्कुल। और जो दैनिक बोलचाल होती है उसमें भी प्राय हम इस तरह की बातें कर जाते हैं। जैसे कई बार हम बच्चों को तो बिल्कुल बोलना सिखाते हैं कि आप कह के बोलो, हाँ, लेकिन हम खुद भूल जाते हैं और कई बार हम बिल्कुल ऐसे तुम और तू तड़ाक पर उतर आते हैं जो कि सुनने में कानों को खटकता है। और इसके संग संग तुम तक तो ठीक है, तू तो सच में नहीं बोलना चाहिए, बच्चों को भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर आपकी टोन बहुत अच्छी है, लहजा बहुत अच्छा है, तो कभी कभी ये तू भी उतना बुरा नहीं लगता जितना आप बुरा लगता है। हाँ, है ना। बिल्कुल। तो एक शब्द सुखराम है, एक शब्द दुखराम, एक शब्द सुखराम है, एक शब्द दुखराम, एक शब्द बंधन करे, एक शब्द गलफांस। तो सही बात इतना है पावरफुल ये। बिल्कुल। ऐसे ही तुलसीदास जी ने कहा है कि कोयल का को देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत।
तो मतलब जो आपकी टोन है, मतलब खाली यही नहीं कि आप, अच्छा बुआ कई बार ऐसा भी तो होता ना कि क्यों तुम ऐसे कर रही थी, ऐसे इतने धीमे धीमे टोन में बहुत फुसला फुसला के बोला जाता है, लेकिन दरअसल उसके पीछे की मंशा ये होती है कि दूसरे को चिढ़ाया जाए या उसकी नकल उतारी जाए या उसकी बेइज्जती की जाए, कुछ इस तरह की मंशा होती है। वो तो मंशा तो देखो, जैसे कहते हैं ना कि हम जब फोटो खींची जाती है तो अक्सर कहते हैं कि जो मनोभाव है वो चेहरे फोटो में आ जाता है, तो कुछ ऐसे ही बोलने में आपकी जो मन स्थिति है वो आ जाती है। बिल्कुल। तो जैसे कहते हैं अच्छा तो आप ही बता दीजिए, तो कहेंगे बाद में अगर आपने कहा कि क्यों व्यंग कर रही हो, कहेंगे नहीं हमने तो सीधे सहज तरीके से कहा। नहीं, पता चल जाता है सामने वाले को। अक्सर कहते हैं ना हाँ हाँ ठीक है, हमारे यहाँ तो भाई ऐसा नहीं होता, तुम्हारे यहाँ होता होगा। तो अब ये सिर्फ छोटी सी चीज़ है, लेकिन अब इसी को अगर हम प्यार से कहेंगे तो हम कहेंगे नहीं नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे यहाँ कैसा होता है बता दो ना, प्लीज़ बता दो। तो ये चीज़ें जो होती हैं, लहजे और टोन का बहुत फर्क पड़ता है। और इसके बाद फिर आती है भाव भंगिमाएं। अरे भाई ये तो 70% अपना काम कर जाती है। बिल्कुल। मतलब आप जैसे जो बोलते हैं, आप अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है जी तो वो भी देखी जाती है। अब वो मुस्कान भी कैसी है, मतलब आप किसी को चिढ़ा रहे हैं या वैसी मुस्कान है क्या, हम तो हंस रही, हम तो हंसी रहते हैं, हम तो बहुत सरल भाव से हंस रहे थे। हमने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। आप चाहे तो अगर कैमरा लगा है तो आप देख लीजिए हमारा चेहरा, लेकिन कैमरा भी सही बोलेगा। तो इसीलिए मतलब भाव भंगिमाओं का तो इतना असर है कि आप किस तरह की नजरें उठा के बात कर रहे हैं, नजर झुका कर बात कर रहे हैं या तिरछी करके बात कर रहे हैं, इतने से बहुत कुछ बातें पता चल जाती हैं। या आप सिर्फ जिससे बात कर रहे हैं उसके चेहरे की तरफ अगर नहीं देख रहे हैं तो इससे बहुत असम्मानजनक लगता है। ये तो आप सब ने खुद भी महसूस किया होगा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इसीलिए छोटी बातें होती हैं जो कि संवाद कौशल को बढ़ाती हैं। किसी का होने के लिए मीठा मीठा बोलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन सोच का भी बहुत असर होता है। हमारे साथी ने लिखा है कि नकारात्मक संवाद से बनती बात बिगड़ जाती है, इसलिए संवाद करते समय सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जैसे कि ग्लास आधा भरा हुआ है और ग्लास आधा खाली है, ये नकारात्मक सोच है। तो यानी कि अपनी सोच हमेशा के लिए अच्छा बनाना चाहिए, बोलने से पहले भी, बोलते समय भी, उसके बाद भी। बिल्कुल। लेकिन हमारे साथी ने ये भी लिखा है, कुछ लोग बहुत जल्दी बोलते हैं कि आधा तो समझ नहीं आता, कुछ लोग अपने वाक्य भी आधा खा जाते हैं, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, सुधार किया जा सकता है। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है और इसको जरा सा ध्यान रखें, क्योंकि हमारी एक बहन ऐसे ही बोलती थी तो हमारे नाना जी कहते थे, देखो गायत्री, देखो तुम्हारी बिटिया अंग्रेजी बोलती कि हिंदी समझ ही नहीं आता है। तो भाई ऐसा ही होता है। लेकिन अब समय बहुत तेजी से भाग रहा है। हमारे एक साथी ने कुछ और लिखकर भेजा है ना। हाँ भाई, लच्छेदार आम पाक बनाने की विधि भेजी है। क्या बात है? तो उसके लिए सामग्री बता देते हैं। 2 लीटर दूध चाहिए और 500 ग्राम यानी आधा किलो आम। शक्कर चाहिए 150 ग्राम, 150 से 200 ग्राम के बीच में शक्कर हो। इलायची पाउडर हो और एक चने के बराबर फिटकरी हो। अच्छा। इलायची पाउडर आप 1 चम्मच ले लें, मतलब पिसा हुआ जो। हाँ। पाउडर बोल तो रही हो, पिसा ही हुआ होगा पाउडर। संवाद कौशल। दूध में उबाल आने पर फिटकरी को दरदरा पीसकर दूध में डाल दें। नॉन स्टिक कढ़ाई में उबालें तेज आंच पर। जब लच्छे बन जाएं तब शक्कर मिलाकर उबालें। रबड़ी से थोड़ा कम गाढ़ा रखें। अच्छा। अब आम छीलकर किसनी से किस लें। कढ़ाई में 2 टीस्पून घी डालकर किसा हुआ आम डालकर उसे अच्छी तरह सेक लें। हाँ। अच्छा। थोड़ा गाढ़ा होने पर वो जो लच्छेदार आपने खोया बनाया है, मावा बनाया है, उसमें मिलाकर उबालें। 1 उबाल आने पर नीचे उतार लें। इलायची पाउडर डालकर गर्म या ठंडा जैसा चाहे खाएं और खिलाएं। क्या बात है। तो ये तो हो गया व्यंजन, लेकिन जो हम लोग संवाद वाली बात कर रहे थे, हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता इस बात का बराबर ख्याल रखेंगे और भाव भंगिमा का खास तौर से, है ना। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि हम रेडियो पर बोलते हैं तो भाव भंगिमा का ख्याल नहीं रखते हैं। रखना चाहिए। हाँ। और साथ साथ घड़ी का भी ध्यान रखना चाहिए ना बुआ। हाँ। तो घड़ी कह रही कि अब हम इजाजत लें, तो आप सभी को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार।